नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 8 जून 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न भी हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को हम लोग प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और यह आगामी 11 जून को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा और इस वर्कशॉप में आप पूरी तरह से फ्री रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वर्कशॉप को हरसमीत सिंह सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस वर्कशॉप का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि सिविल सेवा परीक्षा में आपका जो चयन है उसे सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शन या जो रणनीति है वो किस रूप में हो सकती है। और उसके लिए अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कैसे हमें एक तरह से अपना एक पूरा शेड्यूल बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके संदर्भ में सारी बातें विस्तृत रूप में बताई जाएंगी। साथ साथ आप अपने ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, कैसे करंट अफेयर को तैयार करें और साथ साथ अपने आप को मोटिवेटेड, अपने आप को उत्साहित कैसे रखें इस परीक्षा के लिए। इसके संदर्भ में अलग अलग पक्षों की इस वर्कशॉप में चर्चा की जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसके माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन फ्री में एक तरह से सुनिश्चित करें और आगामी 11 तारीख को सुबह 11 बजे इस वर्कशॉप में अवश्य भाग लें। और ये वर्कशॉप एक तरह से आप देखें लाइव एक इंटरेक्टिव सेशन के रूप में रहेगा, तो अपनी जो भी एक समस्याएं हैं, अपनी जो भी एक तरह से कह सकते हैं क्वेरीज हैं, वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज के दैनिक कुछ के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा की जाती है। यह वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। एमएसपी की व्यवस्था भारत में पहली बार 1966 से 67 में शुरू की गई थी। आप ध्यान रखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और 1966-67 के वित्तीय वर्ष में इसको शुरू किया गया था। पहले अगर हम कथन की बात करें तो ये गलत है। आप ध्यान रखें, भारत में अलग अलग जो 23 फसलें हैं उनके संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो सिफारिश है वो सीएसीपी के द्वारा दी जाती है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। इस आयोग की सिफारिश के बाद आप देखें अंतिम रूप में जो रिपोर्ट है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के पास जाती है जो अंतिम मंजूरी देती है, यानी सिफारिश देने का काम इस समिति का नहीं है। पहला कथन गलत है। आपसे पूछा गया गलत तो केवल एक कथन गलत है, तो हमारा उत्तर है ए। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें और वो भी प्रमुख रूप से खरीफ फसलों के संदर्भ में, तो 2023-24 का जो एक तरह से विपणन वर्ष है, मार्केटिंग सीजन है, उसके लिए सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में से कितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं। जब भी हम हरित गृह गैसों की बात करते हैं, ये प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी पृथ्वी से टकराकर एक तरह से जो हमारा विकिरण का भाग है, जो प्रमुख रूप से ऊष्मीय विकिरण है, उसको ट्रैप करते हैं, उसको एक तरह से बांधते हैं और पृथ्वी में ताप वृद्धि के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो मीथेन, साथ साथ जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख रूप से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें मानी जाती हैं। नाइट्रोजन के संदर्भ में आप ध्यान रखें, अकेले नाइट्रोजन गैस नहीं, लेकिन इसके जो ऑक्साइड बनते हैं वो एक तरह से ग्रीन हाउस गैस के रूप में हो सकते हैं। इस आधार पर 2 और 4 नहीं है, हमें पूछा गया कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, यानी 3 गैसें शामिल हैं, तो हमारा उत्तर है बी, केवल 3 गैसें। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार यह है कि जब हम ताप नियंत्रण की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात करते हैं, तो विकसित और विकासशील वहां पर अगर हम देखें तो समान रूप से एक तरह से लक्ष्यों को लेकर स्थितियां बननी चाहिए और इसके लिए जो विकासशील देश हैं उन पर अलग से दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आप देखें जो ताप वृद्धि है उसमें विकसित देशों का बड़ा योगदान रहा है। ये अलग बात है कि विकासशील देश अभी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी जितनी है उतना एक तरह से वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, कपास की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कितने सही हैं। पहला, यह खरीफ की एक फसल है। दूसरा, भारत विश्व स्तर पर कपास के शीर्ष 5 उत्पादक देशों में से एक है। बीटी कॉटन को भारत में वर्ष 2002 में पेश किया गया था। तो आप ध्यान रखें ये तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। जहाँ तक हम कपास के उत्पादन की बात करें तो भारत शीर्ष स्थान पर है, लेकिन इस साल माना जा रहा है कि प्रमुख रूप से कपास का जो उत्पादन है उसमें कुछ गिरावट प्रमुख रूप से आ सकती है और माना जा रहा है कि पिछले 14 वर्ष में पहली बार ऐसा होगा कि भारत में कपास का उत्पादन काफ़ी बड़े पैमाने पर एक नीचे आ सकता है और इसी कारण भारत जो एक बड़ा निर्यातक भी है, निर्यात की स्थितियों पर भी असर पड़ सकता है और इससे वैश्विक स्तर पर कपास के जो मूल्य है वहां पर भी एक तरह से प्रभाव पड़ सकते हैं। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, मैडन जूलियन दोलन यानी मैडन जूलियन ऑक्सीडेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला, यह भूमध्य रेखा के निकट पूर्व की ओर गतिमान प्रणाली है। इसकी अवधि 30 से 60 दिनों की होती है। मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर इसकी उपस्थिति भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा लाने में मदद करती है।
प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन के बारे में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अरब सागर में अगर हम देखें तो विपर्य जो है एक तरह का चक्रवात बन रहा है और माना जा रहा है कि ये जो मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन है उसके कारण प्रमुख रूप से जो ये चक्रवात है इसकी स्थितियां एक तरह से मजबूत हो रही हैं। अगर हम मैडन जूलियन ऑक्सीलेशन की प्रमुख रूप से बात करें तो अगर हम इसे देखें तो 1970 के दशक में दो एक तरह से कह सकते हैं जो भौगोलिकविद हैं मैडन और जूलियन उनके द्वारा प्रमुख रूप से इसे विकसित किया गया था और ये माना जाता है कि एक तरह का एक तंत्र है। जैसे हम प्रमुख रूप से मानसून के साथ में एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन की बात करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से जो ताप वृद्धि है वो प्रमुख रूप से आपका एक परिवर्तित होती रहती है। जैसे अगर हम प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्रों की बात करें यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो पश्चिमी तट भाग है तो वहां पर प्रमुख रूप से जो ताप वृद्धि होती है यानी अगर हम बात करते हैं एल नीनो की स्थिति, लेकिन ये अगर हम देखें तो लंबे सीजन में चलता है। लेकिन अगर हम मैडल जूलियन ऑक्सीलेशन की बात करें तो ये एक तरह से बहुत लंबे समय का नहीं होता है और ये लगातार एक तरह से पूर्व की ओर बढ़ता रहता है और इसके अनुसार आप देखें अलग अलग तरह के जो मौसम के परिवर्तन हैं वो एक तरह से देखे जाते हैं। तो ये मौसम के रूप में बड़े परिवर्तन दिखाता है और इसकी अवधि आप देखें 30 से 60 दिनों की होती है। इसके विपरीत अगर हम जब बात करते हैं जैसे अगर हम एल नीनो की बात करें या ला नीना की बात करें तो वो बड़े एक तरह से मौसम में प्रभाव डालते हैं। तो इस अनुसार आप देखें तो ये एक कम समय के प्रभाव हैं जो तेजी से पूर्व की ओर गति करते हैं और इसके एक तरह से स्थिति अगर बनती है तो माना जाता है कि हिंद महासागर में जो मानसून है उस पर एक तरह से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैसे आप ध्यान रखें मैडल जूलियन जो ऑक्सीलेशन है इसमें एक तरह से बहुत अच्छी बारिश होना और बहुत कम बारिश होना इस तरह के भी एक तरह से मौसमी परिवर्तन देखे जाते हैं। लेकिन हिंद महासागर में इसकी जो उपस्थिति है माना जाता है कि मानसून में अच्छी वर्षा को एक तरह से ये कहीं ना कहीं मदद करता है। यहाँ पर तीनों कथन सत्य हैं इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, सभी तीनों कथन सत्य हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? तो अगर हम मनी मल्टीप्लायर की बात करें प्रमुख रूप से तो इसका एक तरह से जो फॉर्मूला होता है एक बटे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नगद आरक्षी अनुपात होता है यानी अगर हम सीआरआर की बात करें उसके संदर्भ में रहता है या जो भी एक तरह से कह सकते हैं आरक्षित अनुपात यहाँ पर रखा जाता है। यानी अगर नगद आरक्षी अनुपात को एक तरह से कम किया जाता है तो माना जाता है कि एक तरह से जो मुद्रा गुणक है वो एक तरह से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर विकल्प में आप देखें आरक्षित नकदी यानी कैश रिजर्व के अनुपात में वृद्धि की बात की जा रही है तो ये अगर एक तरह से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो मुद्रा गुणक है वो नीचे आ जाएगा। तो मुद्रा गुणक आप ध्यान रखें जो आरक्षित नकदी एक तरह से होता है इस तरह से उसके विपरीत रहता है। तो पहला कथन तो नहीं हो सकता है। तीसरा अगर हम देखें सांविधिक नकदी अनुपात में तो ये भी एक तरह से अनुपात को बढ़ाएगा तो बैंक में ज़्यादा धन इकट्ठा होगा तो मुद्रा गुणक की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। देश की जनसंख्या में वृद्धि ये एक बड़ा सटीक कारण नहीं हो सकता है तो सबसे बेहतर यहाँ पर जो कारक है वो बी है, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। और ऐसी स्थिति होगी तो बैंकिंग एक तरह से प्रक्रिया जैसे बैंक में धन जमा करना ऋण लेने की स्थितियां उसमें एक तरह सुधार होता है और ये मनी मल्टीप्लायर या मुद्रा गुणक को एक तरह से मजबूत करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर है बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। दैनिक क्विज के तीसरे अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करेंगे जिसके 5वें संस्करण को एक तरह से सरकार के द्वारा अभी जारी किया गया है और इसके बारे में सूचना प्रकाशित की गई है। तो अगर हम राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करें तो प्रमुख रूप से इसे जारी करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एफएसएसएआई वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी है और इसके द्वारा ये जो सूचकांक जारी किया जाता है इसका जो पहला संस्करण है वो 2018-19 में लाया गया था। अब उसके बाद आप देखें तो ये 5वां संस्करण जारी किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो खाद्य सुरक्षा को लेकर जो मानक है राज्यों में कितने स्तर पर अपनाए जा रहे हैं उसके बारे में एक तरह से बात की जाती है और यहाँ पर हम देखें तो 5 एक तरह से मानक होते हैं जिसके आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। इसमें अगर हम पहला मानक देखें ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा यानी मानव संसाधन खाद्य सुरक्षा को लेकर राज्यों में कैसे काम कर रहे हैं और संस्थाएं वहाँ पर इसके लिए किस रूप में प्रयास करती हैं। दूसरा अगर हम देखें प्रमुख रूप से कॉम्प्लायंस यानी जो भी खाद्य सुरक्षा के मानक है उनका कितना पालन राज्य में किया जा रहा है। तीसरे की अगर हम बात करें फूड टेस्टिंग यानी जो भी एक तरह से खाद्य उत्पाद है उनकी कितनी मानक के रूप में जांच की जा रही है यानी जो आधारभूत ढांचा है या जो भी एक तरह से निगरानी है वो स्थिति कितनी बेहतर है। यानी फूड टेस्टिंग करके सही रूप में मानक स्थापित करने की प्रक्रियाएं आधारभूत ढांचे के रूप में यानी इस तरह की प्रयोगशालाएं या निगरानी करने का तंत्र है या नहीं। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चौथा भाग है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के संदर्भ में है और ये एक तरह से खाद्य सुरक्षा के जो मानक हैं उन्हें स्थापित करने के लिए राज्य में जो भी लोग हैं उनको प्रशिक्षित करने के संदर्भ में यानी क्षमता निर्माण के संदर्भ में जो राज्य में खाद्य सुरक्षा के मानक को मजबूत करेगा।
पांचवा अगर हम देखें तो ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट, यानी उपभोक्ता को सशक्त करना, उपभोक्ता को जानकारी पहुंचाना, जैसे कि खाद्य सुरक्षा के मानक को सही रूप में पता करके वो खाद्य सुरक्षा की स्थितियों में आगे बढ़ पाए। इसे एक तरह से मात्रात्मक और गुणात्मक एक तरह से मानक माना जाता है और इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा को भारत में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर जो पांचवा एक तरह से मानक जारी किया गया है, उसमें अगर हम 2022-23 के संदर्भ में रैंकिंग की बात करें तो बड़े राज्यों में पहले स्थान पर आप देखें केरल है, उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु की स्थिति है। तो केरल, पंजाब और तमिलनाडु ये टॉप 3 राज्य अगर हम बड़े राज्यों की बात करें। छोटे राज्यों में अगर हम देखें पहले स्थान पर गोवा है, उसके बाद अगर हम देखें तो मणिपुर है और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाता है सिक्किम। इसी के साथ साथ अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे पर दिल्ली है और तीसरे पर चंडीगढ़ है। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की स्थिति सर्वोच्च है। तो जो एक तरह से प्रमुख रूप से 5 मानक हैं, उनके आधार पर जिन राज्यों में बेहतर रूप में स्थितियां बनी हुई हैं, उन्होंने इस 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में एक बेहतर रैंक प्राप्त करी है। इसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो 5वीं रिपोर्ट जारी की गई है कल, तो वो दिन अगर हम देखें तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में 7 जून को एक तरह से मनाया जाता है। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।